डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम आर अगोर की बुक में जो सोयल मैकेनिक्स का चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 221 से लेकर क्वेश्चन नंबर 240 तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। स्टेटमेंट है कैओलिनाइट एक क्ले मिनरल होता है। इसके रिगार्डिंग हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें ये जिप्साइड सीड्स होती हैं और इनके बीच में ये सिलिका सीड्स होती है। एक जिप्साइड सीड होगी, एक सिलिका, फिर जिप्साइड, फिर सिलिका। और यहाँ पर इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड की ये प्रॉपर्टी है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर इन सीड्स के बीच में वाटर पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए कैओलिनाइट जो क्ले मिनरल है इसमें बहुत ही कम स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टीज होती हैं। ये मोस्ट स्टेबल क्ले है। कैओलिनाइट है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट वाटर की प्रेजेंस में कुछ हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं जो कि डिसोसिएट होते हैं और हाइड्रोजन लूज करते हैं, और इसलिए जो पार्टिकल बचेंगे उन पर एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज होगा और ये चार्ज है ये अट्रैक्ट करेगा कैटायंस और वाटर को। इसके कारण कैओलिनाइट को जो वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो अब्जॉर्ब वाटर की एक थिक लेयर बनती है कैओलिनाइट मिनरल के पार्टिकल्स के अराउंड, और इसके कारण कैओलिनाइट है उसमें प्लास्टिसिटी होती है। और चाइना क्ले है ये एक एग्जाम्पल है कैओलिनाइट का। तो स्टेटमेंट ए में दिया कि स्टेबल क्ले है, बी में दिया है कि लिटिल साइन होगा स्वेलिंग और वेटिंग का, सी में दिया है कि जब वेट करेंगे तो ये मॉडरेटली प्लास्टिसिटी शो करेगा, डी में दिया है कैओलिनाइट है, इसको चाइना क्ले भी कहते हैं। तो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 222 में दिया है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ये स्टेटमेंट्स है मोंटोमोरिलाइट के रिगार्डिंग, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। मोंटोमोरिलाइट में भी जिप्साइट और सिलिका की सीड्स होती हैं, बट यहाँ पर एक जिप्साइट सीड होती है सैंडविच्ड बिटवीन टू सिलिका सीड्स। इस तरीके से ये एक यूनिट बन गई और एक दूसरी यूनिट बन गई, और ये कनेक्टेड होते हैं वाटर मॉलिक्यूल से। ये हम कह सकते हैं वाटर बॉन्ड प्रेजेंट होता है यहाँ पर इनके बीच में। तो वाटर बॉन्ड है, ये काफ़ी वीक बॉन्ड है, तो यहाँ पर वाटर पेनिट्रेट कर जाता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा श्रिंकेज और स्वेलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, और इसकी प्लास्टिसिटी भी काफ़ी हाई होती है। तो स्टेटमेंट्स हैं कि ज़्यादा स्वेल होगा वेट करेंगे तो, ड्राई करेंगे तो श्रिंकेज भी ज़्यादा होगा, हाई प्लास्टिसिटी है। डी में दिया है कि हाई कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। तो जो कोर्स ग्रेन सॉइल्स होती हैं जैसे सैंड, इनकी फाई की वैल्यू ज़्यादा होती है, और जो फाइन ग्रेन सॉइल है स्पेशली जैसे क्ले, इनकी फाई की वैल्यू है वो काफ़ी कम होती है। तो डी यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चन 223 में स्टेटमेंट्स दिए हैं इलाइट के रिगार्डिंग। इलाइट भी एक क्ले मिनरल है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि जिप्साइड सीट है और सिलिका सीड्स है, जैसे कि मोंटोमोरिलाइट में था, बट यहाँ पर वाटर बॉन्ड्स नहीं होते। यहाँ पर नॉन एक्सचेंजेबल पोटेशियम आयंस होते हैं, और यहाँ पर जो बॉन्ड होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है, और वाटर बॉन्ड जो मोंटोमोरिलाइट में था उससे स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसकी जो स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है कैओलिनाइट से ज़्यादा होता है, मोंटोमोरिलाइट से कम होता है श्रिंकेज और स्वेलिंग। तो स्टेटमेंट्स दिए हैं कि लाइट बॉन्ड है वो वीकर है कैओलिनाइट बॉन्ड से, करेक्ट है। बी में दिया है कि इलाइट बॉन्ड है मोंटोमोरिलाइट बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है। सी में दिया है कि इलाइट है वो स्वेल नहीं करता है वेट करने पर। तो ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, बट इसको हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम मोंटोमोरिलाइट से कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि इलाइट है वो स्वेल नहीं करता है। डी में दिया है कि इलाइट्स है वो कंपोस्ट होते हैं टू सिलिका टेट्राहेड्रल सीड्स, दो सिलिका के सीड्स, और इनके बीच में एक सेंट्रल ऑक्टाहेड्रल जिप्साइड सीड्स। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पर भी करेक्ट है, आंसर होगा ऑप्शन ई, एक सेंट्रल ऑक्टाहेड्रल जिप्साइड सीड्स। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पर भी करेक्ट है, आंसर होगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन 224 में दिया है कि कौन सा क्ले सॉइल ग्रुप है वो स्वेल नहीं करता है। यहाँ पर एक मिस्टेक है आंसर के में, इसका आंसर इलाइट ग्रुप दिया हुआ है, बट जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कैओलिनाइट, इलाइट और मोंटोमोरिलाइट में कंपेयर करें तो कैओलिनाइट सबसे स्ट्रॉन्ग है, इलाइट है वो इंटरमीडिएट है, और मोंटोमोरिलाइट के बॉन्ड है वो सबसे वीक है। अगर आपको याद रखने में डिफिकल्टी है तो आप कुछ हिंट्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि आई है वो इंटरमीडिएट है, बीच में आएगा इलाइट, और मोंटोमोरिलाइट में वाटर बॉन्ड होता है तो एम को हम उल्टा करेंगे तो डब्लू बन जाएगा। तो इससे आपको हिंट मिलेगा कि इसमें वाटर बॉन्ड है तो इसमें सबसे ज़्यादा स्वेलिंग है, और फर्स्ट वाला फिर होगा कैओलिनाइट जिसमें सबसे कम स्वेलिंग और श्रिंकेज होता है। यहाँ पर इसका आंसर इलाइट ग्रुप दिया है,
बट तीनों में कंपेयर करें तो कैओलिनाइट ग्रुप इसका आंसर होना चाहिए। और मैंने यहाँ पर रेफरेंस भी ऐड किया है, ये के.आर. अरोड़ा की जो सॉइल मैकेनिक्स की बुक है उसमें पेज नंबर 113 पर चैप्टर है क्ले मिनरोलॉजी एंड सॉइल स्ट्रक्चर्स। इसमें लाइट मिनरल के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि लाइट है वो मोंटोमोरिलोनाइट से लेस स्वेल करते हैं, हाउएवर स्वेलिंग इज मोर देन इन कैओलिनाइट। तीनों में अगर पूछा है तो सबसे कम कैओलिनाइट में होती है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 225 में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ पर दिए गए स्टेटमेंट सारे करेक्ट हैं। ये क्विक्स एंड कंडीशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। क्विक्स एंड कंडीशन है ये तब अकर होती है सोइल में जब ऐसी कोई कंडीशन बन रही है कि फ्लो हो रहा है वो अपवर्ड हो रहा है, और जब अपवर्ड फ्लो होता है तो अपवर्ड सीपेज प्रेशर लगेगा और डाउनवर्ड वेट के कारण स्ट्रेस आ रहा है। तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश जो होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि वेट के कारण जो डाउनवर्ड स्ट्रेस आ रहा था उसको सीपेज प्रेशर वो कंपनसेट कर देता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। और ये कंडीशन तब अकर होती है जब हार्डली ग्रेडियंट अपवर्ड फ्लो के लिए जो है उसकी वैल्यू हो जाए g-1/1 + e। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोहेशन लेस जो सॉइल्स होती है उनमें अकर होता है, क्योंकि कोहेसिव फोर्सेज जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्सेज है, तो वो इस सिचुएशन को प्रिवेंट करते हैं। और दूसरा है कि परमेबिलिटी क्ले या जो कोहेसिव सॉइल्स हैं दूसरी उनमें काफी कम होती है, तो के की वैल्यू कम होने के कारण सीपेज प्रेशर जो एक्ट करेगा वो भी कम होगा। और कोहेशनलेस सॉइल्स में भी ज्यादा टेंडेंसी ये पाई जाती है फाइन सैंड और सिल्ट में, क्योंकि ये लूजली पैक होती हैं तो इनका वॉइड रेशियो है वो हाई होता है। और हमने भी देखा कि आईसी का फॉर्मूला ये है, तो ई जितना ज्यादा होगा आईसी जो रिक्वायर्ड है ये कंडीशन क्रिएट करने के लिए वो उतना ही कम होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स में दी गई है कि कोहेशनलेस सॉइल है, क्रिटिकल हार्डली ग्रेडियंट बोलते हैं इस ग्रेडियंट को जिस पर ये कंडीशन अकर हो रही है। ये डिपेंड करता है जी और ई पर, और ये कंडीशन ज्यादा अकर होती है फाइन सैंड और सिल्ट में। क्वेश्चन 226 में पूछा है कि फ्लो नेट है ये क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 90। इसको आप रेफर कर सकते हो, ये जियोटेक का जो पार्ट 5 है उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। आंसर इसका ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन 227 में दिया है कि एक सैंड पार्टिकल्स हैं उनका यूनिट वेट है 2.696 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पोरोसिटी लूज स्टेट में 40% है, तो क्रिटिकल हार्डली ग्रेडियंट क्या होगा क्विकसेंट कंडीशन के लिए। तो जैसा हमने क्वेश्चन 225 में फॉर्मूला देखा कि ये फॉर्मूला होता है आईसी का, तो इसके लिए हमें जी और ई की वैल्यू चाहिए होती है। यहाँ पर ई ना दे के एन दे दिया है तो इससे हम ई कैलकुलेट कर लेंगे। जी है 2.696, ई आ जाएगा n/1 - n, 0.44, 1 - 0.44 ये आ जाएगा 0.786। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दे दी है तो ये करेंगे तो 0.949 है, ये वैल्यू आ जाएगी क्रिटिकल हार्डली ग्रेडियंट की। तो सबसे क्लोज जो आंसर है वो ऑप्शन ई है 0.95। क्वेश्चन 228 में दिया है कि एक सोइल है उसकी डेंसिटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सोइल के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सोइल सॉलिड्स प्लस वाटर प्लस एयर, और वाटर और एयर प्रेजेंट होते हैं वॉइड्स में। तो या तो हम कुछ भी करके कॉम्पैक्ट कर दें सोइल को तो उसका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर स्पेस जो एयर ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम रिड्यूस कर दें, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स रिड्यूस होगा तो मास डेंसिटी वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रो होता है m/v। हम अगर v को डिक्रीज करते हैं तो रो इंक्रीज होगा। या फिर हम सॉइल ग्रेन्स को कंप्रेस कर दें, तो उस केस में भी अगर सेम वॉल्यूम की बात करें तो अब ज़्यादा नंबर ऑफ सॉइल ग्रेन्स होंगे, क्योंकि हमने उनको कंप्रेस कर दिया है। तो मास ज़्यादा होगा सेम वॉल्यूम के लिए, तो मास डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी। सी है कि पोर्स से अगर वाटर एक्सपेल कर देते हैं इसको सॉइल को कॉम्पैक्ट करके, इस केस में भी जहाँ पर वाटर के पोर्स थे अब वो स्पेस है वो सॉइल के ग्रेन्स ऑक्यूपाई कर लेंगे कॉम्पैक्शन के कारण, तो इसके कारण भी मास डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 229 में दिए है कि एक सॉइल है जिसका वेट कैपिटल W है, मॉइस्चर कंटेंट W है और वॉल्यूम है वो कैपिटल V है, तो ड्राई डेंसिटी क्या होगी। तो बल्क डेंसिटी यहाँ पर हो जाएगी वेट W है वॉल्यूम V है तो W/V, और ड्राई डेंसिटी होती है ρ/1 + W के इक्वल। तो रो की हम यहाँ से वैल्यू रख देंगे तो ये W, ये कैपिटल W है ऊपर वाला अपॉन V 1 + स्मॉल w, तो ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 230 में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इनमें से। स्टेटमेंट ए में दिया है
कि OMC है वो रेफर करता है वो मॉइस्चर कंटेंट जिस पे ड्राई डेंसिटी कर्व में डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। तो अगर हम वाटर कंटेंट और परसेंटेज ड्राई डेंसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट इंक्रीज करते हैं मास डेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। इसके बाद एक पीक पॉइंट आता है इस ग्राफ में जिस पे पर डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। उसके बाद अगर हम फर्दर वाटर ऐड करते हैं तो ड्राई डेंसिटी है वो डिक्रीज होने लग जाती है। तो ये पीक वाला जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को। ये वाली जो रीडिंग है ये होगा OMC। क्वेश्चन 230 में दिया है कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। ए में दिया है कि मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी का जो कर्व होता है उसमें जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसको हम OMC बोलते हैं। तो ये वाटर कंटेंट है एक्स एक्सिस पे और ड्राई डेंसिटी है वाई एक्सिस पे। इनके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं इनिशियली ड्राई डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। इसके बाद एक पीक पॉइंट आता है इस ग्राफ में। इसके बाद ड्राई डेंसिटी है वो वाटर कंटेंट बढ़ाने पर डिक्रीज होने लग जाती है और इसको बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। और ये वाली जो रीडिंग है पीक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये रिप्रेजेंट करता है OMC। बी में दिया है कि मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी का जो कर्व होता है उसको एक सॉइल के लिए हम प्लॉट करते हैं जिसमें परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स है वो कांस्टेंट है, तो इसको एयर वॉइड लाइन बोला जाता है। तो जीरो एयर वॉइड लाइन है जिसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है वो सेम सॉइल है बट थ्योरेटिकली हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी एयर वर्ड्स थे उनको रिमूव कर दिया, मतलब सॉइल को हमने इतना कॉम्पैक्ट किया है कि जो जो वर्ड स्पेसेस थे जहाँ पर एयर थी वो अब खत्म हो गए हैं, वहाँ पर अब सॉइल के पार्टिकल्स आ गए हैं। तो अब यहाँ पर या तो वर्ड्स हैं जिनमें वाटर है और या फिर सॉइल है, एयर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि सॉइल सैचुरेटेड है। अभी तक हम प्रैक्टिकली जो सैचुरेशन की बात कर रहे थे उसमें इतने वाटर हम ऐड कर रहे थे सॉइल में कि सारे के सारे वर्ड्स हैं उनमें वाटर आ जाए। अभी हम क्या कर रहे हैं जो एयर के वर्ड्स हैं कॉम्पैक्शन से उनको फिनिश कर रहे हैं कॉम्पैक्ट करके। और ये थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच में तो हम एक लाइन से इसको भी शो कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लाइन है, ये जीरो एयर वर्ड्स लाइन या 100% सेचुरेशन लाइन है। इसी तरीके से 5% एयर वर्ड्स लाइन जिसको हम कह देंगे कि 5% एयर वर्ड्स है तो 95% सेचुरेटेड है, तो 95% सेचुरेटेड और 5% एयर वर्ड्स लाइन भी हम प्लॉट कर सकते हैं, इस तरीके से होगी। तो इस ग्राफ में हम इसको प्लॉट करते हैं साथ में। सी में दिया है कि जो कॉम्पैक्शन में हैमर यूज करते हैं उसका वेट 25 kg होता है और डी में दिया है कि कॉम्पैक्शन में जो फ्री फॉल होता है वो 30.5 kg होता है। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर ऑप्शन ई होगा। ऑप्शन सी में दिया है कि जो कॉम्पैक्शन टेस्ट में हैमर यूज करते हैं उसका वेट होता है 25 kg, तो इसको करेक्ट करना ये 2.5 kg होता है। ऑप्शन डी में दिया है कि फ्री फॉल होगा हैमर का वो 30.5 सेंटीमीटर होगा, तो ये 30 सेंटीमीटर होता है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए और 45 सेंटीमीटर होता है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर ऑप्शन ई ही है। क्वेश्चन 231 में दिया है कि वो कौन सा फैक्टर है जो कि कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करता है। तो कॉम्पैक्शन को सारे ही फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट पर कॉम्पैक्शन डिपेंड करता है, सेम अमाउंट ऑफ और मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन है, फिर भी डिफरेंट वाटर कंटेंट पर हमें जो डेंसिटी मिलती है वो डिफरेंट होती है। मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन पे डिपेंड करेगा कि कौन सी टाइप ऑफ सॉइल है और कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं कॉम्पैक्शन पे। टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करेगा। कॉम्पैक्शन एनर्जी हम सेम यूज़ कर रहे हैं फिर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन है डिफरेंट डिफरेंट होगा। ये कॉम्पैक्टिंग कंटेंट यहाँ पर लिखा है ऑप्शन बी में, ये कॉम्पैक्टिंग एनर्जी या कॉम्पैक्टिंग अमाउंट हम यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम नंबर ऑफ ब्लोज देंगे कॉम्पैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली जो कॉम्पैक्टिव एनर्जी है या जो एफर्ट है उस पर ये डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन, तो ई हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 232 में दिया है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से। यहाँ पर भी ऑप्शन सारे करेक्ट है, आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन ए में दिया है कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बाद में जैसे जैसे हम वाटर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ड्राई डेंसिटी है वो रिड्यूस होती है। तो जैसे कि ये ग्राफ है, ये OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, तो इसके बाद में अगर हम वाटर कंटेंट को बढ़ाते हैं
तो ड्राई डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है। और इसका रीज़न ये है कि इनिशियली सॉइल है वो स्टिफ है, उसमें जैसे जैसे हम वाटर ऐड करेंगे वो एक लुब्रिकेटिव की तरह एक्ट करेगा और सॉइल का पार्टिकल्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूवमेंट है वो स्मूथ होगा। उसके बाद एक पॉइंट है जिसमें कि ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर एडेड है। इसके बाद में अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो अब वाटर वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर इनिशियली सॉइल के ग्रेन्स थे। तो ऑब्वियसली सॉइल है वो हैवी है वाटर से, तो सॉइल को ग्रेन्स हैं उनको रिप्लेस करके वाटर आ रहा है, तो जो ऑल ओवर डेंसिटी होगी वो डिक्रीज होगी। ऑप्शन बी में दिया है कि पीक पॉइंट है जो पीक मॉइस्चर कंटेंट है डिफरेंट कॉम्पेक्टिव एनर्जी का, उसको कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ ऑप्टिमम। तो जैसे कि ये 10 ब्लोज के लिए हमने ग्राफ लोड किया, इसी तरीके से 15 नंबर ऑफ ब्लोज के लिए ये ग्राफ आया, 20 के लिए ये ग्राफ आया, ये इसका ऑप्टिमम है, ये इसका ऑप्टिमम है, ये इसका ऑप्टिमम है। इन तीनों को अगर हम एक लाइन से कनेक्ट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ ऑप्टिमम। सी में दिया है कि वेल ग्रेडेड सॉइल ग्रेन सॉइल है तो बहुत हाई डेंसिटी वो कॉम्पेक्शन में अचीव कर लेती है कंपेयर टू फाइन ग्रेड सॉइल। तो वेल ग्रेडेड वो सॉइल होती है जिसमें कि हर टाइप ऑफ पार्टिकल्स है, तो वहाँ पर जैसे बड़े टाइप के पार्टिकल हैं, छोटे पार्टिकल्स भी हैं। तो ये बड़े पार्टिकल हैं, इनके बीच में अब कुछ छोटे पार्टिकल्स आ गए, यहाँ पर जो वर्ड्स बचे उनमें और कुछ छोटे पार्टिकल्स वहाँ पर अवेलेबल हैं तो वो आ गए। तो इस तरीके से काफ़ी हाई डेंसिटी वहाँ पर हम अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन 233 में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा है। स्टेटमेंट ए में दिया है कि स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल है उस पर कॉम्पेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं सॉइल के, एक तो होता है फ्लोक्यूलेटेड, दूसरा होता है डिस्पर्स्ड। फ्लोक्यूलेटेड में रैंडम ओरिएंटेशन है पार्टिकल्स का, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। डिस्पर्स्ड वाले में पैरेलल है पार्टिकल्स एक दूसरे के। और स्ट्रक्चर है ये फ्लोक्यूलेटेड होगा या डिस्पर्ज होगा, ये डिपेंड करेगा कि जब हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो वाटर कंटेंट क्या है। अगर ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम अगर हम कॉम्पैक्ट करते हैं तो सॉइल स्टिफ होती है और वहाँ पर फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर हमें मिलता है। अगर वेट साइड ऑफ सॉइल हम करते हैं कॉम्पैक्ट तो वहाँ पर डिस्पर्स स्ट्रक्चर हमें मिलेगा क्योंकि एनफ अमाउंट ऑफ वाटर है और सॉइल ग्रेन्स मूव होकर इस तरीके से पैरेलल ओरिएंटेशन में आ गए हैं। तो ऑब्वियसली कॉम्पैक्शन का इफेक्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल पे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बी में दिया है कि परमेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी अगर ड्राई डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। तो अगर हम सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं तो ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होती है और ऑब्वियसली कॉम्पैक्शन पे परमेबिलिटी डिक्रीज होगी क्योंकि वॉइड्स हम कम कर रहे हैं कॉम्पैक्शन में, और वाटर जो फ्लो होता है वो वॉइड्स के थ्रू ही होता है। सी में दिया है कि वेट साइड ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल होगा वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा कंपेयर टू ड्राई साइड कॉम्पैक्टेड सॉइल। ये ग्राफ हम प्लॉट करते हैं वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच में। तो ये OMC है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, इसको हम बोलते हैं ड्राइड साइड और इसको बोलते हैं वेट साइड। तो अगर वेट साइड में कॉम्पैक्टेड सॉइल है तो वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होगी क्योंकि वेट साइड में अगर हम कंपेयर करें ड्राई साइड तो वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है, और अगर हम फोर्सेस लगा रहे हैं तो कंपेयर टू सॉइल ग्रेन्स वाटर ज़्यादा कंप्रेसिबल है। तो जहाँ पर वाटर ज़्यादा है वहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डी में दिया है कि ड्राई साइड कॉम्पैक्शन सॉइल होंगी वो ज़्यादा स्वेल करेंगी वाटर ऐड करने पे। तो ये फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर है ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम में, और यहाँ पर सॉइल्स हैं वो कंपेयर टू वेट साइड ड्राई है यहाँ पर। तो जब वाटर ऐड करेंगे तो ये वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, और वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ पर स्वेलिंग ज़्यादा ऑब्जर्व करी जाएगी। तो ए है वो इनकरेक्ट है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 234 में दिया है कि एक सोयल मास है वो कोटेड है थिन लेयर ऑफ पैराफिन में, उसका वेट 460 ग्राम है, और जब हम वाटर में उसको इमर्ज करते हैं तो 299 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है वाटर का। पैराफिन का वेट 10 ग्राम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स है वो 2.5 है, पैराफिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो वॉइड रेशियो क्या होगा। तो ये सोइल का चंक है बीच में और ये चारों तरफ लेयर है पैराफिन की। सोइल और पैराफिन दोनों का मिला के 460 ग्राम वेट है और अकेले पैराफिन का 10 ग्राम है। अब टोटल जो सोइल का चंक है पैराफिन के साथ में उसको अगर हम वाटर में रख रहे हैं तो जो वाटर में रखने पे जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा जो कि क्वेश्चन में 299 दिया है, ये इसमें क्या क्या होगा, इसमें जो वॉइड्स है उनका वॉल्यूम होगा, जो सोइल सॉलिड्स है उनका वॉल्यूम होगा, प्लस जो यहाँ पर पैराफिन है उसका वॉल्यूम भी होगा, और ये सारा इक्वल है 299 की।
अब वीवी हमें पता नहीं है यहाँ पर, बट सोइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर दी हुई है और वेट दिया हुआ है, तो हम इससे वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो जनरली दी गई होती है क्वेश्चन में, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं और फॉर्मूले में यूज भी करते हैं ज़्यादातर में, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ये होता है मास ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये भी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही है कि यहाँ पर मास ऑफ सॉलिड्स तो हम ले रहे हैं, साथ के साथ हम सॉइल के अंदर जो भी वर्ड्स हैं हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम ओनली सॉलिड्स का वॉल्यूम ले रहे हैं। तो यहाँ से हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मिल जाएगा जो इक्वल होगा 450 अपॉन 2.5 इंटू 1 है वो रो डब्ल्यू होगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन हम निकाल सकते हैं क्योंकि हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमें पता है। तो 10 डिवाइडेड बाई 0.9 इंटू 1 ये 299 हो गया। वीवी प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 180 आ गया, इसको करेंगे तो 11.11। तो इससे हमें वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स मिल जाएगा, ये इक्वल आएगा 107.89 सेंटीमीटर क्यूब। अब ई निकालना तो काफ़ी सिंपल है, वी अपॉन वी एस हो जाएगा, तो ये 0.6 है वो आंसर आ जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन 235 में एक तो करेक्शन करना है ऑप्शन में, यहाँ पर सी में ये जो 1 आ रहा है लास्ट में इसको कैंसिल करना आपने। इसमें दिया गया स्ट्रक्चर है वो इम्पेरियस क्ले पे बना हुआ है जिसकी थिकनेस 12 मीटर है। ड्रेनेज है वो ऊपर और लोअर सरफेस दोनों पे है। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन 0.015 सेंटीमीटर स्क्वायर है पर मिनट। तो 50% कंसोलिडेशन के लिए टाइम फैक्टर 0.2 है, तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड क्या होगा? तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे टीवी हमें दे दिया 0.2, सीवी है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन 0.015, टी हमें निकालना है और ड्रेनेज पाथ का जो लेंथ है वो हो जाएगी इसकी हाफ टोटल थिकनेस की, क्योंकि दोनों अपर और लोअर दोनों सरफेस पे ड्रेनेज है। तो जो पार्टिकल ये है ये सब फारदेस्ट पॉइंट पे है, इसको डिस्टेंस मैक्सिमम जो होगी ट्रेवल करनी पड़ेगी और ये होगी 6 मीटर, इसका हाफ 12 मीटर का। तो 12/2 यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना है कि सेम ही उसमें रखो। मैंने ऐसा यूनिट में यहाँ पर लिया है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर। इसको जब सोल्व किया तो ये मिनट्स में आएगा क्योंकि यहाँ पर मिनट है। तो इसको डेज में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 24 से डिवाइड कर दिया, तो ये 3333.3 आया है, तो सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 236 में पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से। स्टेटमेंट ए में दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है, ये प्रेशर में यूनिट इंक्रीज करने पे जो वर्ड रेशियो में डिक्रीज होगा वो है। तो एवी से हम रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को, और ये इक्वल होता है डेल ई अपॉन डेल सिग्मा। तो डेल सिग्मा 1 होगा तो हम कह सकते हैं कि एवी है वो डेल्टा ई के इक्वल होगा। बी में दिया है कि जितना परसेंट सेटलमेंट है किसी भी टाइम पे उसको हम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बोलते हैं। जैसे कि कोई सॉइल है उसमें 10 सेंटीमीटर है वो सेटलमेंट होगा, मैक्सिमम कंसोलिडेशन होगा, सेटलमेंट होगा। अभी है वो 3 सेंटीमीटर ही कंसोलिडेशन, तो हम परसेंटेज में इसको डिनोट करेंगे 3 इंटू 10 इंटू 100, मतलब 30% कंसोलिडेशन या सेटलमेंट हुआ है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। सी में दिया है कि टाइम फैक्टर है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये जो फॉर्मूला होता है टीवी इज इक्वल टू सीवी टी अपॉन डी स्क्वायर, टीवी यहाँ पर डायमेंशनलेस है। डी में दिया है कि जो इनिशियल कर्व होता है आइदर साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ अनलोडिंग। इसके लिए हम इस ग्राफ को समझते हैं पहले कि ये प्लॉट है वॉइड रेशियो और अप्लाइड प्रेशर के बीच में। ये अप्लाइड प्रेशर यहाँ पर है सिग्मा और ये है वॉइड रेशियो। तो जैसे जैसे अप्लाइड प्रेशर हम बढ़ाते जा रहे हैं वॉइड रेशियो है ये डिक्रीज होता जा रहा है बी पॉइंट तक। उसके बाद बी पॉइंट पर हम अनलोडिंग कर रहे हैं कि हम लोड को वापस रिमूव करते हैं और फिर से लोड लगाते हैं, तो क्या सिनेरियो होगा। तो हम लोड को वापस रिमूव कर देते हैं, ये जो 300 था इससे लोड को हमने घटा के वापस 0 कर दिया है, तो ये ग्राफ होगा वो इस तरीके से जाएगा और इसको बोलेंगे एक्सपांसन कर्व, क्योंकि सोइल है वो एक्सपैंड हो रही है, वॉइड रेशियो इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पे तक जाने के बाद वापस से हमने अप्लाइड प्रेशर को 0 से बढ़ा के 300 तक लेके गए, तो अब जो सोइल का ग्राफ बनेगा वो ये वाला बनेगा। इनिशियली 0 लोडिंग पे जो वॉइड रेशियो था वो 1.1 था, बट अभी तो 0 रीडिंग पे भी यहाँ पर वॉइड रेशियो 0.7 ही है और डिक्रीज होगा वो यहाँ से होगा। और जैसे हम 300 पे आएंगे ग्राफ वापस इस ग्राफ से थोड़ा सा नीचे आके मिलेगा पहले वाले से, और फिर आगे इसी तरीके से कंटिन्यू होगा।
इसको बोलते हैं वर्जिन कंप्रेशन कर्व। या हम कह सकते हैं कि इससे पहले इस सॉइल पे इतना ज़्यादा लोड पहले कभी नहीं लगाया गया है। तो पॉइंट ऑफ अनलोडिंग ये वाला पॉइंट है, यहाँ से हमने अनलोडिंग की थी इस तरीके से। तो इससे पहले वाला ये या ये ग्राफ, इन दोनों को ही वर्जिन कंप्रेशन कर्व बोला जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 237 में दिया है कि एक सॉइल सैंपल है, उसका वॉइड रेशियो वो 1.5 से 1.25 तक डिक्रीज हो रहा है। अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करें 25 से 50 टन्स पर मीटर स्क्वायर तक, तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा? तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए वी इक्वल होता है डेल ई अपॉन डेल सिग्मा के। यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते हैं ए वी को पॉजिटिव रखने के लिए, क्योंकि जैसे सिग्मा को बढ़ाते हैं ई है वो डिक्रीज होता है। तो ये हो जाएगा, माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये 1.5 माइनस 1.25। क्वेश्चन 238 में करेक्शन करना पड़ेगा आपको ऑप्शन से मैच करने के लिए। यहाँ पर इंटरचेंज करनी पड़ेंगी वैल्यूज। क्वेश्चन में दिया था, पहले दिया है वॉल्यूम चेंज फिर कंप्रेसिबिलिटी का कोफिशिएंट, बट उल्टा लेना है इसको लेना है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और इसको लेना है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, और वॉइड रेशियो निकालना है सॉइल सैंपल का। तो एम वी इक्वल होता है, एम वी है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, एम वी इक्वल होता है डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नोट डेल्टा सिग्मा। ई नोट यहाँ पर इनिशियल वॉइड रेशियो है, और हमें पता है कि डेल ई अपॉन डेल सिग्मा इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए वी से। तो एम वी ए वी और ई नोट में हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करोगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1.25, तो वॉइड रेशियो हो जाएगा ऑप्शन डी 1.25। क्वेश्चन 239 में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट को पूछा है। ए में दिया है कि वो प्रॉपर्टी सॉइल सैंपल की जो इसको अनेबल करती है कि ये स्टिफ हो जाए या स्ट्रेंथ गेन कर ले थोड़े टाइम तक, इसको ऐसे ही रख देने पर, तो ये थिक्सोट्रोपी होता है। तो टाइम के साथ वो अपनी स्ट्रेंथ है वो वापस से रीगेन कर लेती है। बी में दिया है कि जो नेचुरल स्टेट में शियर स्ट्रेंथ है और रिमाउल्डेड शियर स्ट्रेंथ है उसके रेशियो को हम डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी बोलते हैं। सी में दिया है कि अनडिस्टर्ब्ड शियर स्ट्रेंथ और रिमाउल्डेड शियर स्ट्रेंथ। अनडिस्टर्ब्ड शियर स्ट्रेंथ मतलब नेचुरल स्टेट में जो शियर स्ट्रेंथ थी उसमें से अगर हम रिमाउल्डेड शियर स्ट्रेंथ को घटाते हैं तो इसको बोला जाता है रिमाउल्डिंग लॉस। तो सॉइल है उसकी कुछ शियर स्ट्रेंथ है, उसको अगर हम रिमाउल्डिंग कर देते हैं तो उसके कारण उसकी स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसके दो रीजन्स होते हैं, एक तो वो सॉइल स्ट्रक्चर्स को चेंज होने के कारण होती है, और दूसरा रीजन ये भी है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उनमें डिस्टर्बेंस हुआ है। तो सी भी करेक्ट है। और डी में दिया है कि डेंस एंड की वो टेंडेंसी जिसमें कि वो अप्लाइंग करते हैं अगर शियर लोड तो एक्सपैंड होती है, इसको डायलेटेंसी बोला जाता है। तो ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 240 है, इसमें दिया है कि सी अगर कोहेशन है, एफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, गामा है वो यूनिट वेट है, और एच है वो कोई एम्बैकमेंट है उसकी मैक्सिमम हाइट है, तो स्टेबिलिटी नंबर क्या होगा? तो स्टेबिलिटी नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर होता है, इसकी फॉर्मूला होता है सी अपॉन गामा जेड सी। जो स्टेबल स्लोप होते हैं वो भी एक लिमिटेड एक्सटेंट तक, एक लिमिटेड हाइट तक ही स्टेबल होते हैं, तो और उस हाइट को बोला जाता है क्रिटिकल हाइट या क्रिटिकल डेप्थ। और सी अगर कोहेशन है तो ये फॉर्मूला होता है सी अपॉन गामा जेड सी। अब ये क्रिटिकल वाली कंडीशन है, इसके अलावा कोई और भी कंडीशन है जहाँ पर जो हाइट है एम्बैकमेंट की वो क्रिटिकल से कम है, उस केस में भी, उस केस के लिए भी हम स्टेबिलिटी नंबर लिख सकते हैं, बट वहाँ पर सी की जगह सी मोबिलाइज्ड आएगा। यहाँ पर अपने मैक्सिमम जो कोहेशन है वो लिया है। मोबिलाइज्ड कोहेशन को समझने के लिए आपको फ्रिक्शन का जो कंसेप्ट अगर पता होगा कि ये कोई ब्लॉक है, इसको यहाँ से मूव करवाना है और मैक्सिमम यहाँ पर फ्रिक्शन मिल सकता है 5 न्यूटन का। तो अब अगर 2 न्यूटन यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन कितना मिल रहा होगा? 2 न्यूटन ही मिल रहा होगा। तो ये 2 न्यूटन है, मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन है। इसी तरीके से मोबिलाइज्ड कोहेशन होता है। क्यों? फोर्स तभी एक्ट करता है जब कोई फोर्स ऐसा हो जो कि मूवमेंट करा रहा है, तो वो रेजिस्टिव फोर्स है वो एक्टिव होगा। तो अब एस एन का फॉर्मूला में क्रिटिकल के अलावा और केस के लिए लिखूंगी तो ये हो जाएगा सी एम अपॉन गामा जेड। जेड है वो कोई हाइट है जो कि जेड सी से कम है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये रेशियो होता है जो मैक्सिमम कोहेशन पॉसिबल है डिवाइडेड बाय मोबिलाइज्ड जो कोहेशन है किसी पर्टिकुलर टाइम पे।
यहाँ पर कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो सी ऊपर आएगा, CM है वो नीचे आएगा। अब यहाँ पर हम CM को रिप्लेस कर सकते हैं C/FC से। FC या क्वेश्चन में इसने सिर्फ F ही लिखा है तो हम F लिख देते हैं, F इंटू गामा Z। Z यहाँ पर मैक्सिमम हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट है। ये जब हम डिजाइन कर रहे हैं कोई एम्बैंकमेंट तो हम कितनी हाइट रखेंगे वो है, तो ऑब्वियसली क्रिटिकल हाइट के लिए हम डिजाइन नहीं करेंगे, हम उससे कुछ कम रखेंगे। C है मैक्सिमम पॉसिबल कोएफिशिएंट है और F है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो ये फॉर्मूला आएगा C/F गामा H।